जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेस्ट नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जो आपका खान सर के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया गया था। ठीक, उसमें हम 9 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक, तो यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये आपका पूछा कब गया था, तो 17 जून 2025 में आपका प्रैक्टिस सेट पूछा गया था। ठीक, तो चलिए, यानी कि ऑनलाइन लिया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना आपको। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का। तो ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। ठीक, क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार के रूप में। ये अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। ठीक, 28 तक परिभाषित है, जो सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे, मानव तस्करी और बलात् श्रम यानी कि बांध कर या जबरदस्ती काम कराना पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई गई है। तो यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिषेध रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो प्रतिषेध रिट होता है आपका जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। आगे पांचवा क्या लिखा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 42वां। क्या हो जाएगा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42वां नहीं 44वां। 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो 1978 में लागू हुआ था। ठीक, इसके द्वारा किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन कौन है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है। तो इन चारों में से बताना है कि कौन सा अधिकार है उनका। तो ये हो जाएगा आपका हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ये गलत हो जाएगा। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र की स्वतंत्रता, ये भी गलत हो जाएगा। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये सही हो जाएगा आपका। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, तो ये भी हो जाएगा आपका। लेकिन कौन सा सही है, नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है भाषण तथा विचार करने की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यह सामाजिक न्याय और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ होता है। तो 8वें का राइट आंसर आपको बताना है, सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देना। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अमेरिका में समतोल संघवाद है, जबकि भारत में असमतोल संघवाद है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है। तो बताएंगे यहाँ पे 10वें का राइट आंसर। तो यहाँ पे 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त विशेष सुरक्षा नहीं दी गई। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 1883 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है किसने किया था। तो हो जाएगा यहाँ पे 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने, किसने, आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का बुलाया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया था, कोलकाता, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, खोंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था। तो बताएंगे यहाँ पे 12 का राइट आंसर, खोंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
उत्तराधिकार विवाद के कारण हुआ था। ठीक, उत्तराधिकार विवाद के कारण हुआ था। देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर अक्टूबर आपका अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ और यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तराधिकार विवाद को लेकर हुआ था 1914 में। आगे पोथांग प्रथा क्या थी, तो यहाँ पे बताना 13 का राइट आंसर। पोथांग प्रथा क्या थी, तो ये हो जाएगा आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान ढुलवाने की प्रथा, यानी कि उसको मजदूरी भी नहीं देना और काम भी करवा लेना है। ठीक, आगे बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया, तो 14 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग करने के उपाय ढूंढने के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहला था आपका पुर्तगाल। ठीक, क्या था, पुर्तगाल पहला था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डच और ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना, ये हो जाता है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17, 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया जिससे हिंद चीनियों को प्रेरणा मिली, तो किस देश को हराया गया था, तो ये हो जाएगा आपका रूस, और रूस को हराया गया था। ठीक, कब, 1905 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो 18 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो वो था आपका चीन। क्या था, चीन शामिल हुआ था। ठीक, जापान ने 7 दिसंबर, कब, 7 दिसंबर 1941 1900 हाँ 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। यहाँ पे चीन नहीं अमेरिका हो जाएगा। ठीक, अमेरिका कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19, लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था, तो लुई फिलिप आपको बताना कैसा शासक था, तो ये उदारवादी हो जाएगा। ठीक, कैसा, उदारवादी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया, तो वो हो जाएगा आपका सैन्य शक्ति हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन शामिल है, तो कौन कौन से शामिल हैं बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 21 का, तो वो हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ, ये सब शामिल हैं आपके। आगे देखते हैं यहाँ पे, मृदा किससे बनी होती है, 22 का राइट आंसर बताना है, मृदा किससे बनी होती है, तो असंगठित पदार्थों से बनी होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लाल मृदा का विकास सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, तो 23 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो हो जाएगा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से। नेक्स्ट है यहाँ पे, रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किसकी कमी हो जाती है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्व की कमी हो जाती है। आगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण ठीक अधिकतर क्षेत्र जल से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आगे, तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली श्रेणी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो 27 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सी, मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता था, तो 28 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कदवन जलाशय योजना, किस नाम से जानते हैं, कदवन जलाशय योजना के नाम से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं यहाँ पे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक, कौन सा, आर्सेनिक। आगे देखते हैं यहाँ पे 30, शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी कि लोक संगीत हो जाएगा। ठीक, किस रूप में? लोक संगीत। नेक्स्ट है यहाँ पे, दशरथ मांझी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उन्हें क्या बोलते हैं? पर्वत योद्धा बोलते हैं, माउंट माउंट क्या लिखा है, माउंटेन कटर बोलते हैं, रॉक ब्रेकर बोलते हैं, या फिर माउंटेन मैन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उन्हें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें माउंटेन मैन बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 32, बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो बिहार के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए यहाँ पे। तो ये हो जाता है आपका पटना। पटना में सर्वाधिक जिले यानी कि 6 जिले हैं। ठीक, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33, भारत की वित्तीय संस्थाएं किस दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती हैं? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, भारत की वित्तीय संस्थाएं किसके दिशा निर्देश? तो आरबीआई के दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे बताना है 34 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35, स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने व्यक्तियों का होता है? तो 35 का राइट आंसर बताना है। तो ये होता है 15 से 20 व्यक्तियों का। आगे देखते हैं यहाँ पे, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो 36 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37, भारत में रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि सभी के सब हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, यहाँ पे 38, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पे 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हांगकांग को मिला है। ठीक, किसको मिला है? हांगकांग को मिला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 39, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। ठीक, इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जयंती होता है 23 दिसंबर को, इसी दिन किसान दिवस मनाते हैं। आगे, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर ने किया है? तो किस शहर ने किया है? 41 का राइट आंसर, तो क्या है? भुवनेश्वर। ठीक, किसने? भुवनेश्वर। ये कब आयोजित हुआ था? 8 से 10 जनवरी 2025 में। 8 से 10 जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे 42, इसको तो आपको पता ही होगा राइट आंसर, आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन बना है? तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। ठीक, कब हुआ था ये मुकाबला? तो 3 जून को हुआ था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार यानी कि 18वें साल यानी कि 17 साल बाद, ठीक 17 साल बाद आप एक खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना? तो 43 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा एंडर्स एंटोन सेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 44, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा धनुषकोडी, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 45, टीसीएल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो 45 का राइट आंसर बताना, तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा। आगे देखते हैं यहाँ पे 46, चलिए देखते हैं यहाँ पे 46, हाल ही में कपाडा कुड्डा पहाड़ियों पर देखी गई सफ़ेद गर्दन वाली टिट चिड़िया किस देश की स्थानिक प्रजाति है? तो इन चारों में से बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका भारत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? भारत में पाई जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 47, सौर वेदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो 47 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हुआ था बिहार में। ठीक, सौर वेदनम उत्सव एक भव्य सैन्य प्रदर्शनी
पहली बार 7 मार्च, कब? 7 मार्च, ठीक, 7 मार्च 2025 को बिहार के मोतिहारी में आयोजित हुआ था, ठीक। इसमें सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी, युद्ध कौशल प्रदर्शन, मार्शल आर्ट, बैंड परफॉर्मेंस, मोटरसाइकिल और डॉग शो शामिल थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंथी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ से है, ठीक। कहाँ का? छत्तीसगढ़ से है। आगे देखते हैं यहाँ पे होजा, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 50 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 52। विश्व प्रत्ययन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है आपका हर साल 9 जून को मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है? 9 जून को। नेक्स्ट है यहाँ पे 53। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर बताना है, तो ये द्रव्यमान के आधार पर आधारित है, ठीक, द्रव्यमान के आधार पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट हेनरी मोजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्याएं ज्ञात की? तो बताना है यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग करके परमाणु संख्याएं ज्ञात की, और कब ज्ञात की? 1913 में, 1913 में। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 55। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो बताएंगे यहाँ पे 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धातुओं को अधातुओं से। आगे देखते हैं यहाँ पे 56। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाया जाए तो दिक्सूची सुई के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताना है यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्षेप क्या हो जाएगा? विक्षेप बढ़ता है, ठीक, विक्षेप बढ़ता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 57। विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन का किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जा सकता है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 60। वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है क्या कहलाती है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा वेग। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 61। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की चाल तो समान रहती है पर दिशा बदलती रहती है? तो 61 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्कर काटती हुई वस्तु, ठीक। क्या हो जाएगा? चक्कर काटती हुई वस्तु, यानी कि वृत्तीय गति। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62। जब अर्धशैल अपक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं उस समय। आगे रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पृथक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 64। ऐसे मिश्रण जिनमें ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छानक पत्र से नहीं रुकते, उन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण का प्रयोग करते हैं, ठीक, किसका? अपकेंद्रण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में वृद्धि को कौन सा प्राकृतिक कारण प्रभावित करता है? तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 66। कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम धातु से इटाई इटाई रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, इटाई इटाई रोग होता है, जो मुख्य रूप से कैडमियम के लंबे समय तक संपर्क में कारण होती है। कैडमियम एक भारी धातु है जो औद्योगिकीकरण और खनन गतिविधियों से उत्पन्न हो सकती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट
जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्रकृति कैसी होती है? तो वो न तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे, बल्कि क्या होता है, उदासीन होता है वो, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 68 का। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, उदासीनीकरण अपक्रिया में सदैव क्या निकलती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो सदैव उष्मा निकलती है, ठीक। क्या? उष्मा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक। CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आगे देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट 71, जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसीलिए। आगे देखते हैं यहाँ पे 72, निम्न में से कौन सी धातुएं अति तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस उत्पन्न करती हैं? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक। निम्न में से कौन सी धातुएं तनु, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज तनु क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 73, किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ने से निकलती है, ठीक। जिस कारण चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकल जाते हैं। मुहासों के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगते हैं, ठीक। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग का पूर्ण से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है जो स्वप्न प्रदोष के रूप में परिलक्षित होता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं और ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 74, किशोरावस्था में वृषण यानी कि टेस्टिस किस हार्मोन का स्राव करता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक। टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलने लगती है। और इसी तरह अंडाशय में स्त्री हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। स्त्री में क्या होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का उत्पादन शुरू हो जाता है जिससे लड़कियों में, सॉरी चलिए ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं 75, स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 75 का राइट आंसर बताना है, स्वस्थ रहने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 76, मासिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है तो कब? तो 11 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 77, सगर्भता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो दुग्ध स्रावण यानी कि लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 78, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो अंगुली जैसी संरचनाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 78 का राइट आंसर बोलेंगे, उन्हें जरायु बोलते हैं, जरायु अंकुरक यानी कि कोरियोनिक बिलाई बोलते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 79, शुक्राणु के अग्रभाग में स्थित टोपीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो 79 का राइट आंसर आपको बताना है, तो उसे बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक। अग्रपिंडक या एक्रोसोम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो एक पासे को, ये आपका बताना है, ये मैथ का क्वेश्चन आपका, ठीक। एक पासे को 2 बार उछालने पर योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1/9 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81, तो 81 को सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो 81 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक। सेक थीटा, ये सेक थीटा लिखा है प्लस टेन थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर 82, और जब 82 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सही कर लीजिए, लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 क्यूब प्लस 3/5 का होल क्यूब प्लस 9/5 इंटू टी का मान कितना होगा? जब t बराबर 25 दिया तो रख के कर लेंगे, बहुत आसान है, तो 1 आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 83,
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84, और जब 84 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पी बी हो जाता है आपका पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, ये सारे के सारे स्क्वायर में है आपके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 85। 85 को जो सॉल्व करेंगे देखेंगे सही है सारे क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है टू कॉसेक स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 17, और ये दिया हुआ है 0 डिग्री यहाँ पे थीटा हुआ है बराबर 90 डिग्री होने पर थीटा, ये थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आपका 30 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 86 और बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा, 16 डिग्री। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 87। चलिए देखेंगे यहाँ पे 87, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फेज। तो आउट ऑफ द ब्लू, तो इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, यानी कि बिना किसी पूर्व सूचना के या अप्रत्याशित रूप से। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक, अचानक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। ठीक, यानी कि जिसकी उम्मीद ना हुई हो, यानी कि अचानक रूप से कोई कार्य होता हो तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 88। तो बताना है यहाँ पे 88 का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका पर्यायवाची बताना है। तो रिवरेंट, तो रिवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु होता है। ठीक, क्या होता है, श्रद्धालु होता है जिसका मतलब। तो इन चारों में से बताना है इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका श्रद्धालु शब्द का अर्थ होता है गहरा सम्मान दर्शाना। ठीक, यानी कि सम्मानजनक। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिफरेंटियल हो जाएगा। ठीक, यानी कि विनय के साथ, सम्मान के साथ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र होता है, अपवित्र हो जाएगा। ठीक, अपवित्र हो जाएगा इसका मतलब। ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा मंडन होता है। इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ हो जाएगा। ठीक, ढीठ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें से बताना है जिसमें आपको कुछ गलती दिखी हुई, जिसमें इन चारों पार्ट में से जिसमें गलत है कोई ग्रामेटिकल एरर, उसको छाट के अलग करना है, बताना है कि किसमें गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेवर लेट द सन टू गो डाउन ऑन योर एंगर। तो इसका मतलब होता है अपने क्रोध को कभी भी सूर्य को अस्त ना होने दें। कौन सा गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये टू गो डाउन, क्योंकि लेट के साथ टू का प्रयोग बाद में नहीं करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा नेवर लेट द सन गो डाउन। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल गो डाउन आ जाएगा। ठीक, नेवर लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 90। क्या लिखा हुआ है, जो आपका करेक्ट है स्पेलिंग उसको आपको बताना है इसमें से। तो कौन सा करेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका रेस्ट्रो, क्या लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्ट। ठीक, क्या लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। का मतलब क्या होता है, पुनरावलोकन होता है। ठीक, पुनरावलोकन का होता है अतीत की घटनाओं का पुनरावलोकन करना। ठीक, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91। यहाँ पे एंटोनिम बताना है, यानी कि किसका, फ्रेजाइल का बताना है आपका एंटोनिम। तो फ्रेजाइल का मतलब तो कमज़ोर होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर का हो जाएगा तगड़ा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा स्टर्डी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है तगड़ा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 92 का बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा। तो कैश ट्रांजैक्शन आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि नगद लेन देन का स्थान क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 93 देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे 93। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैरी आउट ए टास्क क्लमसली। तो 93 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब, तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को अनाड़ी ढंग से करना है। मतलब क्या हुआ, किसी कार्य को खराब तरीके से करना, कौशल या शालीनता की कमी के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर गलतियां होती हैं या परिणाम गड़बड़ हो जाता है, यानी कि जो काम करते हैं वो खराब हो जाता है। ठीक,
तो अनाड़ी पर से काम करना हो गया। तो क्या हो जाएगा इन चारों में से इसका राइट आंसर? तो होता है बंगल। ठीक, क्या हो जाएगा? बंगल उसे बोलते हैं। ठीक, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है तो बंगल हो जाएगा, यानी कि ठीक ढंग से काम ना करना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 94 लिखा हुआ है सद्भाव। सद्भाव शब्द का विलोम शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सद्भाव शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको राइट आंसर इसका। तो क्या हो जाएगा? स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव या फिर क्षम। तो बताइए यहाँ पे 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 94 का, तो ये हो जाता है आपका दुर्भाव। सद्भाव का हो जाएगा दुर्भाव राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 95 आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें चुराने का मतलब होता है अनदेखा कर देना। ठीक, क्या होता है? अनदेखा कर देना। आगे 96 दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार चलेंगे। तो बाजार गलत लिखा हुआ है आपका, बाजार ऐसे लिखा जाता है बाजार। ठीक, बाजार। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 97 क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऊपर से पढ़ेंगे। यहाँ पे यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। तो बताना है इसमें कहाँ पे त्रुटि है। तो क्या हो जाएगा? यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। देखेंगे यहाँ पे क्या गलत है। यहाँ पे यद्यपि उसके पास उतना नहीं इतना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इतना हो जाएगा, इतना छोटी है। ठीक, यद्यपि उसके पास इतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है। तो यानी कि कौन सा है आपका? दूसरा नंबर आपका गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे बखिया उधेड़ना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भेद खोलना। ठीक, क्या हो जाएगा? भेद खोलना। आगे देखेंगे यहाँ पे मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। सॉरी, यहाँ पर डैश लगा हुआ है। ठीक, मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ डैश लगा हुआ है छोटा सा। तो मेरी क्या आराधना है, मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है, मेरी पूजा है। तो मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्या होगा? माहिन होता है, मात्रहीन होता है। तो क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो चारों के चारों आपके गलत हैं। ठीक, तो सही क्या होता है? मात्र ऐसे और हीन ऐसे, मात्रहीन, ये आपका सही लिखा हुआ है। ठीक, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए।